डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी अपने क्लास में करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 1 से हैंड रिटन नोट्स विद कॉन्सेप्ट करेंगे। ये आपका जो नोट्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा वो 23-24 बैच सीबीएसई क्लास 11 के अकॉर्डिंग ही है जो आपने पढ़ना है। मैंने सिलेबस आपको बताया था पहले, जब स्टार्टिंग में सिलेबस सीबीएसई ने रिलीज़ किया था तो मैंने सिलेबस भी आपको बताया था। तो सिलेबस में जो कुछ पढ़ना है वही आपको यहाँ पे दिखेगा, कुछ एक आध एक्स्ट्रा दिखेगा। उसका रीज़न भी मैं आपको बता दूंगी जब बताऊंगी कि ये चीज़ एक्स्ट्रा है। तो वो एक्स्ट्रा नहीं है एक्चुअली, क्योंकि वही चीज़ जो हटा दिया गया है ना, उसकी वजह से स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इतना प्रॉब्लम बच्चों को होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। तो मैंने चूंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम का भी वीडियो डाल रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आई बटन पे, दोनों पे मिलेगा। तो उसमें बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा कमेंट देखा मैंने, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि वो चीज़ तो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। दैट्स वाई वो मिलेगा आपको, तो उसके लिए घबराइएगा नहीं। बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं रहेगा, आसानी से आप समझेंगे। वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए नेसेसरी था, दैट्स वाई उसको मैंने इंक्लूड किया है इसमें। ओके, क्लियर। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दी जाए तो अच्छा रहता है, ताकि आपको डिसाइड करने में होता है कि मैं ये वीडियो देखूँ या ना देखूँ। ओके, तो चलिए, एक बात तो ये हो गई। वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो फटाक से लाइक कर दीजिए, फटाक से उंगली को बढ़ाइए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और जुड़ सके चैनल के साथ। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को विथ बेल आइकन, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय। तो जब आप एक कमेंट करते हो ना बच्चों, इतना अच्छा लगता है, दिल से बहुत अच्छा लगता है, दिल से इतना अच्छा लगता है कि बच्चों ने कमेंट किया। और आप जब आपका कमेंट मतलब मोटिवेशन देता है हम लोगों को भी कि काम किया जाए, काम करना सही जा रहा है, सही दिशा में काम हो रहा है। और सही दिशा में काम होने से क्या होता है ना, कि आपको ये एक एनर्जी आती है कि चलो भैया, मैंने जो काम किया वो अच्छा है और बच्चे पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, लंबी चौड़ी बातचीत हो गई है, अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी अपने क्लास में करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री से चैप्टर 1 हैंड रिटन नोट्स विद कॉन्सेप्ट देखेंगे। फटाक से हो जाएगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। देखिए, ये जो है आपका सीबीएसई क्लास 11 का सिलेबस 23-24 बैच के लिए है। 23-24 बैच का सिलेबस भी मैंने आपको दे रखा है। तो उस सिलेबस में जो कुछ भी था वही मैंने यहाँ मेंशन किया है। कुछ एक आध जगह पे आपको दिखेगा, अगर आपको लगेगा कि ये तो सिलेबस में मैम नहीं है, आपने क्यों डाला, तो उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत बहुत नेसेसरी है आपको जानना चैप्टर 1 के अंदर, तभी आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाते हैं। होता क्या है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी डिलीट कर दी है सीबीएसई ने, अगर आप वो नहीं पढ़ेंगे तो फिर नेक्स्ट चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आती है, जो कि आ रही है बच्चों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त। तो वो कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं मेंशन करूंगी, क्योंकि ऐसा काम नहीं करना था कि सिर्फ नोट्स आपको बता दिया फिर आप आगे कैसे पढ़ोगे। तो छोटी छोटी बातें हैं, छोटा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कुछ आपका 10-20 मिनट बर्बाद नहीं हो जाएगा। उसको बर्बाद नहीं करते हैं, आप पढ़ाई में जो समय लगाते हैं उसको यूज कहते हैं समय का। ओके, तो चलिए, यहाँ पे ये बातें हो गई। दूसरी बात कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे, वीडियो के देखने के बाद आपको लगे कि ये हैंड रिटन नोट्स बहुत अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो कमेंट करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, और सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को बेल आइकन को दबा के, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास और देखते हैं क्या है आज के नोट्स में। तो देखिए, चूंकि ये पहला चैप्टर है क्लास 11 का, तो केमिस्ट्री तो बनता है ना कि केमिस्ट्री क्या है ये जान ले। तो केमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो जब ये डील ही करता है मैटर के साथ, तो एकदम नेसेसरी है कि हम लोग मैटर के बारे में भी जान लें। तो मैटर के बारे में आप सभी को पता है, लेकिन चूंकि ये चैप्टर स्टार्ट ही ऐसे ही होता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐड करते चलेंगे हम लोग। तो मैटर, तो सबसे पहली बात बता दूं, आप बच्चों को आजकल स्कूल वगैरह में जब आप देखेंगे, एक बच्चे लोग अक्सर ये वर्ड यूज करते हैं, खासकर लड़कों के बीच ये होता है, मैटर हो गलो करता है लोग रास्ते में, मतलब मैटर हो गया क्या, तो वो मैटर नहीं है, ये मैटर है जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैटर क्या है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप 11th-12th के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा मैटर कम किया कीजिए, पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ाई कर लेंगे तो अपने आप सारा मैटर शांत हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, एग्जाम्पल है इसमें एयर, वाटर, पेन, बुक, पेंसिल एक्सेट्रा। ये क्या है कि जो भी ऑक्यूपाई करे स्पेस, हम लोग भी मैटर हैं क्योंकि हम लोग ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस। ठीक है, तो ये चीज। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे आते हैं, तो दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है, फिजिकल और केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, और केमिकल में हो गया मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर को भी दो पार्ट्स में बांट दिया जाता है, होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस। प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट्स में बांटा जाता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। आप कहीं कहीं देखेंगे कि इसको भी 3 पार्ट्स में बांट देते हैं लोग, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स।
ठीक है। तो ये कोई नीड नहीं है आपको करने की, क्योंकि चैप्टर 3 जब आएगा तो वहां पे फिर ये आएगा ही, ठीक है। तो ये और देखिए सॉलिड का मतलब होता है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो मॉलिक्यूल के बीच, तो उसको कहते हैं सॉलिड, ठीक है। यानी कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं होता है मॉलिक्यूल में। तो सॉलिड ये याद रखिएगा, सिर्फ सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। सॉलिड के पास वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है और शेप भी डेफिनेट होता है। ये सब आपने 9th-10th में पढ़ रखा है, इसलिए मैं ज्यादा इस पर जोर नहीं दे रही हूँ, ठीक है। लिक्विड्स, इन लिक्विड्स में क्या होते हैं, मूवमेंट पार्टिकल्स का हो सकता है, सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो लिक्विड के पास क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट डेफिनेट शेप नहीं होता, उसको जैसे में डालो वैसा ही शेप ले लेता है, ठीक है। गैसेज में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, यानी इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है बहुत ज्यादा होता है, फ्री मूवमेंट करता है आपका गैस का मॉलिक्यूल्स। इसके कारण इसमें क्या होता है, गैसेज हैव नीदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप, ना इसके बाद डेफिनेट वॉल्यूम होता है न शेप होता है। दे कंप्लीटली ऑक्यूपाई कंटेनर इन विच दे आर प्लेस। आपने अगर थोड़ा सा भी गैस किसी कंटेनर में डाला तो वो फुल्ली ऑक्यूपाई कर लेगा पूरे स्पेस को, क्योंकि वो उसका मॉलिक्यूल फ्री रैंडमली इधर उधर घूमता है, फ्री मूवमेंट में रहता है, दैट्स वाई पूरा स्पेस ले लेता है, ठीक है। दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल होते हैं आपस में। सॉलिड को जब आप गर्म करेंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को कूल कर देंगे फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस में कन्वर्ट होगा, गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। इसका जीता जागता एग्जांपल है आपका वाटर। वाटर को जब आप ये हीट करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठंडा करते हैं तो फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और कूल करते हैं उसको और ज़्यादा तो वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाता है, आइस में, ठीक है। तो वाटर इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, ओके। अब देखिए केमिकल क्लासिफिकेशन में आ जाइए। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में 2 तरीके का था, प्योर सब्सटेंस जिसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स थे। तो प्योर सब्सटेंस, अ प्योर सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज सिंगल सब्सटेंस विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। बस इतना सा ध्यान रखना है कि सिंगल सब्सटेंस जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं बाय एनी फिजिकल मेथड, ठीक है। तो एलिमेंट्स में क्या हो गया, एलिमेंट्स में कोई भी आ जाएगा आपका, जो भी मेटल्स नॉन मेटल्स जो भी है वो सब एलिमेंट। एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स मे बी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मतलब ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे मान लीजिए H लिखा है, H2 लिख दिया तो वो भी क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। कंपाउंड्स में क्या होगा, व्हेन 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज ऑब्टेन। जब आपका 2 से अधिक कंबाइन करता है एलिमेंट्स तो वो क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट था पहले, जब उन दोनों ने आपस में जो दोस्ती की तो क्या बना लिया, कंपाउंड बना लिया। NH3 CO2 सब उसी तरह से है। मिक्सचर के बारे में जानिए। मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट एनी रेशियो, इन एनी रेशियो। ये मेंशन जरूर करना है कि मिक्सचर में कोई सब्सटेंस मिक्स होगा इन एनी रेशियो, जबकि कंपाउंड में क्या होता है, डेफिनेट रेशियो में मिलता है, विच आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट। जिससे मिलके बनता है उसको कंपोनेंट कहते हैं। एग्जाम्पल है शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, एयर, टी, पेंट, वुड एक्सेट्रा। अब देखिए 2 तरह का मिक्सचर था, होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर किसको कहेंगे, कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। कोई मेहनत है इसमें, कंप्लीटली मिक्स होगा तो थ्रू आउट कंसिस्टेंट क्या होगा, कंसिस्टेंसी थ्रू आउट सेम होगी, यूनिफॉर्म होगी। एग्जाम्पल में आपका शुगर सॉल्यूशन, एयर, ये सब क्या होता है, ये होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल होता है। अब बारी हिट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो नाम से ही क्लियर है, हिट्रो मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड समटाइम्स द डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन बी ऑब्जर्व। मतलब थ्रू आउट सेम कंपोजिशन भी नहीं होता है इसमें, और कभी कभी डिफरेंट कंपोनेंट भी देखने को मिलते हैं, जैसे अशुद्धि मिली हुई रहती है। जैसे मेटल जब आप निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा गंदगी रहता है ना, डर्ट। तो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, ग्रेन्स एंड पल्सेस अलॉन्ग विथ सम डर्ट, ओके। देखिए अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड दियर मेजरमेंट, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जानते हैं, उसका मेजरमेंट कैसे होगा वो जानते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ क्लासिफाइड 2 टाइप से करेंगे, एक तो हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए पूरा जितना आप चैप्टर पढ़ोगे ना क्लास 11th के अंदर, सब जगह फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, 12th में भी आओगे तो वहां भी बोलता है लोग, मैं पढ़ाते समय आपको बोला जाएगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो आज समझ लीजिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज एक्चुअली होता क्या है। तब क्या होगा, पूरे 2 साल जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको ये समझने में परेशानी नहीं आएगी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। मतलब आप उसके आइडेंटिटी को चेंज नहीं करते हैं, वह कंपोजिशन ऑफ द
properties, those properties which can be measured or observed without changing the identity, यानी जब आइडेंटिटी को बिना चेंज किए जिस प्रॉपर्टीज को आप ऑब्जर्व करते हैं उसे कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कलर देख के बता सकते हैं, खुशबू लेकर बता सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी आप बता सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी बता सकते हैं, डेंसिटी बता सकते हैं। तो ये सब क्या होता है कि कोई आपको उसके आइडेंटिटी में चेंज करने का नीड नहीं होता है, यानी किसी प्रकार के केमिकल रिएक्शन का जरूरत नहीं होता है, वो आप ऐसे ही बता सकते हैं, ऑब्जर्व करके बता सकते हैं। तो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी आज के बाद आप हमेशा याद रखिएगा कि कलर बताया जा रहा है, ओडोर बताया जा रहा है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बताया जा रहा है, तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आएगा। ठीक है, अब आती है बारी केमिकल प्रॉपर्टीज की। इट इज रिक्वायर्स केमिकल चेंज टू अकर, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, केमिकल चेंज होना ही चाहिए तभी वो माना जाएगा। जैसे एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी, यानी कि रिएक्शन होगा तभी तो बताएंगे। तो कोई भी रिएक्शन जो आप पढ़ते हैं वो सब किसके अंदर चला जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चला जाता है। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पे। तो देखिए फंडामेंटल यूनिट्स जो होता है, मेनली 3 यूनिट्स फंडामेंटल है मेनली। ठीक है, कौन कौन सा, मास, लेंथ एंड टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड दियर यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। मेनली 3 टाइप्स ऑफ होते हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। ओके, तो देखिए यहां से आपको थोड़ा याद रखना है। याद है 9th 10th का तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसको जरूर याद रखिए, क्योंकि इसके बिना न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। एसआई यूनिट पता होना ही चाहिए। तो देखिए एसआई यूनिट के अंदर जो देखिए एसआई सिस्टम है 7 यूनिट्स, 7 बेस यूनिट होते हैं। ठीक है, 7 बेस यूनिट होते हैं। जो कौन कौन सा है सो देखिए, पहला है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये तो आपको सातों पता होना ही चाहिए। इसका सिंबल, इसका एसआई यूनिट आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल यूनिट आपने फंडामेंटल्स हैं, ये जो है बेस यूनिट हैं, इसी से फिर अदर यूनिट आप निकाल पाते हैं। जो यहाँ लिखा गया है, द अदर फिजिकल क्वांटिटीज सच एज स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी एटसेट्रा कैन बी डिराइव फ्रॉम दीज क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एक लिखा था कि मान लीजिए अब डेंसिटी है, तो डेंसिटी का आपको निकालना है। तो डेंसिटी रिलेटेड विथ मास एंड वॉल्यूम, तो क्या होता है डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। तो मास का अभी आपने ऐसा यूनिट क्या देखा, किलोग्राम देखा ऊपर में। ठीक है, और वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब होता है, तो इसका डेंसिटी का क्या हो गया आपका, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। उसी तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हैं, बस ये 7 आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं मास, वेट और वॉल्यूम क्या होता है एक्चुअली। तो देखिए मास क्या है, इट इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। ठीक है, इट इज कांस्टेंट क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम, केजी। ठीक है, वेट क्या होता है, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन एटम। ग्रेविटी जो फोर्स एक्सर्ट करती है वो हो गया वेट। ठीक है, इट वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। ग्रेविटी जैसे जैसे बदलेगा वेट बदलता है, मास नहीं बदलता है, मास कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि वो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन वेट जो है वो ग्रेविटी पे, जैसे चंद्रमा पे क्या है, ग्रेविटी 1/6 ऑफ अर्थ है, तो वहां आपका वेट क्या हो जाएगा, आपका वेट वहां पे घट जाएगा जाके, इसीलिए हवा में लोग तैरने लगता है वहां। तो कहने का मतलब यही हुआ कि ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, तो प्लेस टू प्लेस बदलता है। आप अगर मास और वेट में डिफरेंस लिखने आ जाए आपके स्कूल एग्जामिनेशन में, तो वहां आप ऐसे लिख सकते हो कि ये ग्रेविटी पे डिपेंड करता है और मास नहीं करता है। मास कांस्टेंट होता है, ग्रेविटी वेट वेरिएबल होता है, प्लेस टू प्लेस बदलता रहता है। नेक्स्ट हो गया, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। वेट का न्यूटन होता है, जबकि मास का किलोग्राम होता है। समझ आ रही है बात। अब आइए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है कि इट इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सब्सटेंस। ठीक है, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर क्यूब। ध्यान रखिए इस सबका, नोट करके लिखना है। अनदर कॉमन यूनिट इज लीटर। कभी कभी वॉल्यूम को लीटर में भी दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे लिक्विड होता है, गैस होता है, तो उसे लीटर में दिखाते हैं। विच इज नॉट एन एसआई यूनिट, जबकि वो क्या है, एसआई यूनिट नहीं है, लेकिन वेरी वेरी पॉपुलर है। तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml बोल सकते हैं, या उसे 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब बोल सकते हैं। तो ये देखिए ये क्यों लिखा है मैंने कि अपनी नोट्स पे आप लिख लीजिए, ताकि न्यूमेरिकल में जब चेंजिंग करने की बात आती है तो वहां आप फंसे नहीं, आपसे हो जाए। जैसे 1 मीटर क्यूब बराबर कितना हो गया, 1000 लीटर। ये एकदम मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है, दिमाग में रखना। क्या है, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर।
ठीक है। तो ये कन्वर्ट करने के काम आ जाता है। अगर मान लीजिए कहीं 1000 लीटर दिया है तो आपको तो पता है कि लीटर तो ऐसा यूनिट है नहीं, तो क्या हो जाएगा, उसको कन्वर्ट कीजिएगा किसमें, मीटर क्यूब में। तो 1000 लीटर है तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो ये सब समझाना जरूरी है। जहां मैं वो समझा रही हूँ आपको डेंसिटी, तो डेंसिटी तो अभी जस्ट बताया है आपको, मास बाई वॉल्यूम होता है, इसे dm/v लिखते हैं। और जहां भी आप ये स्टार देखना, समझ लेना कि ये न्यूमेरिकल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने पहले ही से स्टार लगा के रखा है। तो डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, बोलिए मेरे साथ, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। तो मास का केजी और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो ये हो गया आपका डेंसिटी। अब देखिए टेम्परेचर, इट इज डिग्री ऑफ हीट प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, मतलब कितना हीट प्रेजेंट है किसी सब्सटेंस में, उसे टेम्परेचर कहते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज केल्विन। टेम्परेचर का भी आपने देखा कि एसआई यूनिट क्या था, केल्विन था। तो अनदर कॉमन यूनिट क्या होता है, डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं हम लोग, ज्यादातर डिग्री सेल्सियस यूज किया जाता है जनरली। जनरल हम लोग कैसे बोलते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि केल्विन का जो बोलना होता है ना, उसको क्या होता है, डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करना पड़ता है, तो लंबा हो जाएगा ना बोलने के लिए, इसलिए कॉमनली यूज जो होता है वो डिग्री सेल्सियस ही होता है। लेकिन केल्विन ही ऐसा यूनिट है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आप उसको चेंज करके बनाते हैं। तो इसका देखिए, इसका कहाँ से कहाँ तक बटा होता है, 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है बटा हुआ। डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है, जिसका जो बंटवारा होता है, जो बटा रहता है, वो कहाँ से कहाँ तक रहता है, 32 डिग्री से 212 डिग्री तक होता है। अब देखिए कभी होता है 273, तो डिग्री सेल्सियस में इसको ऐड करने के बाद वो कन्वर्टेड इन केल्विन हो जाएगा। और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 कर दीजिएगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो आपको पढ़ना ही था, ये बताएं, आप खुद बताएं यहाँ तक अगर वीडियो आपने देख ली है कि क्या ये सब समझना जरूरी नहीं है, इसके बिना आप न्यूमेरिकल बना पाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के और भी आपका है, बहुत सारा चैप्टर्स है, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया। देखिए एक चीज ये नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन थोड़ा सा चूंकि मैंने मेंशन किया है यहाँ, तो बता दूंगी आपको। मेजरमेंट इन क्या है, अनसर्टेनिटीज इन मेजरमेंट, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन होता है, देखिए किसी भी नंबर्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये सही तरीका होता है, मतलब स्टैंडर्ड माना जाता है, सिग्निफिकेंट माना जाता है, ठीक है। तो वेयर एन क्या है, कैपिटल एन डिजिट टर्म है, जो आपका डिजिट टर्म है, और एन स्मॉल एन जो है वो एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू। जैसे आप देखिए 232.508 को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको इधर शिफ्ट करा दिया, 2.32508 इंटू 10⁻²। तो ये हो गया आपका क्या, ये साइंटिफिक नोटेशन होता है, ये साइंटिफिक तरीका होता है लिखने का। ये मैंने जब आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम के न्यूमेरिकल पढ़ाए हैं वहाँ पे बहुत बार यूज किया है। तो चूंकि वो वीडियोस भी आप लोगों ने देखा होगा ऐसा मैं मानती हूँ, तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से वो चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ आपको, कैसे बेसिक आपको बता रही हूँ। तो यही है, मतलब तरीका ये होता है लिखने का। तो ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन। फिर इसी तरह से मान लीजिए ये नंबर है, तो इसको शिफ्ट कराएंगे आप इस तरफ, ठीक है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये निगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये तरीका है लिखने का, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अब देखिए एक चीज, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने बताया है अपने चैनल पे, आप लोगों ने उसे बहुत देखा है, लेकिन वहाँ पे मैंने बता दिया है, आपको समझा दिया है। ये आया वो कहाँ से है, वो देखिए फर्स्ट चैप्टर है, यूनिट फैक्टर कहलाता है। देखिए 1 मीटर को डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर करेंगे, 100 सेंटीमीटर करेंगे, या 100 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे 1 मीटर से, तो ये दोनों किसके बराबर होगा, 1 के ही बराबर होगा ना, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर से डिवाइड किया, मतलब एक ही चीज है ना, दोनों कट जाएगा, ये भी दोनों कट जाएगा, तो आएगा कितना, 1। तो इस टाइप से जो कन्वर्सन, ये क्यों नीड होता है, कन्वर्ट करने के लिए नीड आता है इसका, तो इसे बोलते हैं यूनिट फैक्टर। जैसे 1 डे बाई 24 आवर, या 24 आवर बटे 1 डे, ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक ही दिन को ना रिप्रेजेंट करेगा, तो ये 1 होता है, यानी कि ये यूनिट फैक्टर होता है। तो उस प्रॉब्लम का नंबर तो मुझे अभी याद नहीं है कि 1.2.6 है या क्या, वहां पे मैंने आपको बता। अब देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, नाम ही है कि केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे होता है, कितने लॉज उसके लिए हैं, वही यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली 5 लॉज हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ है गायलुकस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और एवोगाद्रो लॉ, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आता नहीं है, फिर भी आपको दिमाग में तो रखना ही है ना। इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। कंजर्वेशन की बात जब कभी करे, किसी के साथ कंजर्वेशन लगा दे, तो आप समझ लेना कि उसे न क्रिएट किया जा सकता है न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी कंजर्वेशन ऑफ मास है तो नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, कौन, मास, ठीक है।
उसी तरह से आपका फिजिक्स में आप पढ़ते हैं ना मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो उसी तरह से वहाँ भी बोलते हैं। तो ये हो गया। ये लॉ किसके द्वारा दिया गया है? एंटोनियो लेवोजियर इन 1789। एंटोनियो लेवोजियर को इसीलिए फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो ये 1789 में ये बात इन्होंने कही। ठीक है। सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या इसे आप लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। नाम से ही क्लियर हो जाता है, आपको रटना नहीं पड़ेगा। कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी मिलेगा डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है। तो देखिए लॉ गिवन बाय किसके? फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट। ये सब याद रखिए, एमसीक्यूज में आता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन किसने दिया? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। ठीक है। दिस लॉ स्टेट्स दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। जैसे देखिए अब यहाँ पे क्या है, CO2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ मेथड्स बट ऑलवेज 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट्स विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यानी देखिए कहने का मतलब ये है कि कोई एक कंपाउंड चाहे कितने भी मेथड से बने, किसी भी सोर्स से आए, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में ही मिले हुए होते हैं। यही है क्या? जोसेफ प्राउस्ट के डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ। ठीक है। जैसे CO2 है, CO2 आप कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के भी बना सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, CaCO3 को हीट करते हैं जब आप, तो आपने देखा है कि CaO बनता है और CO2 बनता है। तो CO2 को कितने भी नंबर ऑफ वेज से आप बना लो, लेकिन CO2 में 12 ग्राम कार्बन होगा और 32 ग्राम ऑक्सीजन होगा। यही है ये लॉ, बस और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो देखिए मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ दिया है डाल्टन ने 1803 में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, ठीक है, द masses of one element that combined with a fixed mass of other element are in the ratio of a small whole number। समझा आपने क्या कहा इसको? देखिए इसमें कह रहा है कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करे और दो डिफरेंट कंपाउंड बनाए, दो ही एलिमेंट है तो अगर दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, वो दोनों कंबाइन करे और दो डिफरेंट एलिमेंट बना ले, तो वो ऐसे केस में क्या होता है, masses of one element that combined with fixed mass of other element, है ना, आर इन द रेशियो ऑफ ए स्मॉल होल नंबर। जैसे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर बनाता है, जैसे H2 और O2, तो इसे हाफ O2 लिखते हैं ऐसे, और बनाता है H2O। तो क्या हो गया, 2 ग्राम ऑक्सीजन 16 ग्राम से 32 होता है ना, 32 का आधा 16 हो गया, तो 16 ग्राम से रिएक्ट किया तो 18 ग्राम वाटर दिया। उसी तरह से हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन और बनाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके वाटर भी बना सकता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बना सकता है। दो डिफरेंट कंपाउंड हो गया। तो इसमें क्या हुआ, 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 32 ग्राम से, क्योंकि इसमें जो आएगा H2 होगा, ये O2 होगा पूरा पूरा, तो 32 ग्राम हो गया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। आपको फॉर्मूला पता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, H2O2 होता है, तो 34 ग्राम ये हो गया। ठीक है। तो देखिए हियर द मासेज ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16 ग्राम एंड 32 ग्राम विच कंबाइंड विथ फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम। यही लिखा गया था कि फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम से 16 और 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, बियर अ सिंपल रेशियो 1:2। यही था यहाँ पे लॉ। एग्जाम्पल से आप बेहतर समझ पाते हैं, बस कुछ नहीं तरीके से आपने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समझा, एग्जाम्पल समझिए तो बेहतरीन तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा गैल्यूकस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लॉ वॉज गिवन बाय गैल्यूकस इन 1808। इस डाल्टन्स के बाद इन्होंने दिया है। ही ऑब्जर्व दैट व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस, कंबाइन करे या प्रोड्यूस, बने या रिएक्ट करे, in a chemical reaction they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure। example देखिए 100 ml of hydrogen combined with 50 ml of oxygen to give 100 ml of water vapor। देखिए इस तरीके से दिखाया गया है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो 100 ml बाई 50 ml, तो रेशियो क्या हुआ 2:1, विच इज अ सिंपल रेशियो। यही लॉ में कहा गया है। एवोगाद्रो लॉ कहता है इन 1803 दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, एवोगाद्रो साहब के द्वारा दिया गया। प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज, ऑल लिखें या नहीं लिखें, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल।
यानी सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस है तो उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। यही है एवोगाद्रो का लॉ। ठीक है, अब आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये बहुत फेमस है क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है एटॉमिक थ्योरी का। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पब्लिश्ड हुआ था 1808 में। डाल्टन साहब ने क्या किया था, डाल्टन पब्लिश्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी, ये नाम याद रखिएगा, इन विच प्रपोज द फॉलोइंग बातें जो कही गई, जो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ, ये किस में कहा गया है, अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट पे क्या कहा उन्होंने, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, इनडिविजिबल एटम्स। देखिए नेक्स्ट है, ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। नेक्स्ट है, कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो। देखिए ये सब आप समझते हैं इसलिए इसको ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ कुछ भी, कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो। नेक्स्ट है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व reorganization of atoms. These are neither created nor destroyed in chemical reaction. Dalton's theory could explain the law of chemical combination. Dalton's theory जो है वो explain करते हैं किसको, law of chemical combination को, जो आप अभी पढ़ रहे थे ऊपर ना, law of chemical combination वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये डाल्टन्स का थ्योरी है, पूछ सकता है क्लास 11th के अंदर, तो ध्यान रखिएगा ये पांचों आपको लिख देना है। ठीक है, तो पढ़ेंगे एटॉमिक मास एंड मॉलिकुलर मास, ये आपको पढ़ना है इसलिए पढ़ेंगे इसको। तो देखिए एटॉमिक मास में भी बहुत मेहनत नहीं है। एटॉमिक मास किसे कहते हैं, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज हेवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज C12। यानी C12 एटम के भार से, वेट से कितना हेवियर है आपका एलिमेंट, उसी को उसका एटॉमिक मास कहते हैं। देखिए, इट मे बी नोटेड दैट द एटॉमिक मासेज एज ऑब्टेन्ड अबव आर रिलेटिव एटॉमिक मास एंड नॉट एक्चुअल मास ऑफ एटम। ये जो डेफिनेशन आपने पढ़ा वो जो होगा वो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा, न कि एक्चुअल मास होगा। इसके बराबर होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के मास का 1/12 भाग, 1/12वां भाग क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज यूनिफाइड मास, इसे हम लोग यूनिफाइड मास के नाम से भी जानते हैं। तो मेन इसमें देखिए याद क्या करना है, ये 1 AMU बराबर होता है 1.6056 इंटू 10⁻⁻25 ग्राम। यानी कहने का मतलब हुआ कि जिसके पास AMU लिखा हुआ देखें उसको ग्राम में अगर कन्वर्ट करना है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, 1.6736 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन टर्म्स ऑफ AMU क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका जो मास है हाइड्रोजन का वो लिखा आपने, और उसको क्या किया, वो कार्बन का जो आप अभी वेट आपने पीछे देखा ना कार्बन 12 के, उससे आप डिवाइड कर देंगे तो वो AMU में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1.078 AMU या इतना आप लिख सकते हैं। इसीलिए इतना होता है ना, तो एक मान लिया जाता है कि हाइड्रोजन का वेट कितना है, 1 मान लिया जाता है, क्योंकि ये देखिए 1 के बाद भी 2 जीरो है डिसमिल के बाद भी, इसलिए। ठीक है, फिर देखिए एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज आइसोटोप्स। देखिए ये कब लगेगा, जब आइसोटोप्स की बात करेंगे तब ये आएगा एवरेज एटॉमिक मास। नाम से ही क्लियर है, एवरेज। ठीक है, तो आइसोटोप्स का क्या होता है कि सेम एलिमेंट्स विथ डिफरेंट मास नंबर एंड सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर हो जाएगा, यहाँ पे इसको काट दीजिएगा। तो ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास आइसोटोप्स के लिए अप्लाइड होगा। आइसोटोप्स क्या होता है पता है आपको, तो ये देखिए जैसे C12 है, ये सब 6 होगा, खाली मास नंबर फर्क आ जाएगा। तो सबका AMU में वैल्यू दिया है, सिर्फ आपको यहाँ पे समझना था कि एवरेज एटॉमिक मास, जब इन सब का एवरेज करेंगे आप तीनों का तो ये लगभग इतना देगा। इसलिए हम लोग मानते हैं कि कार्बन का 12 मान लिया जाता है क्या, एटॉमिक मास। आप लिखते हैं ना C612, तो ये उसी वजह से आता है। तो सिर्फ एवरेज एटॉमिक मास का मीनिंग याद रखिए कि आइसोटोप्स के लिए होगा। अब आते हैं मॉलिक्यूलर मास पे। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनके एटॉमिक मास को ऐड कर दीजिए, वही मॉलिक्यूलर मास हो जाता है।
चूंकि हाइड्रोजन 4 है तो 1 का मल्टीप्लाइड बाई 4 और ऐड करके इतना। H2O है तो H2O है तो एक हाइड्रोजन का इतना, तो 2 हाइड्रोजन है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, और ये 16 ऑक्सीजन का ऐड करके इतना। ठीक है, अब बारी द मोल की। मोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बस इसमें ध्यान रखिए किस चीज़ का बता रही हूँ, जो मैं बताऊंगी जिसे याद करने के लिए वो ये देखिए, ये नोट्स है इसलिए इतना लिखा हुआ मिल रहा है, लेकिन जो याद रखना है, जो दिमाग में एकदम कंठस्थ रखना है दिमाग में, तो वो क्या है वो देखिए। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स और आइडेंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम या इतना केजी ऑफ C12 आइसोटोप्स। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 कितना हो गया, आप क्या करेंगे 12 ग्राम पर मोल C12, इस तरह से डिवाइड करेंगे इसको वेट से, तो वो वैल्यू देगा आपको कितना, ये 6.022 इंटू 6.0221367 इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर चला जाएगा तो 23 हो गया। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली आप मान लेते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एवोगाद्रो कांस्टेंट, इसे Na से दिखाते हैं। आज से याद कर लीजिए एवोगाद्रो नंबर क्या है, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को एवोगाद्रो नंबर कहते हैं। और ये देखिए अब यहाँ से कहानी शुरू हो जाएगा, ये नंबर आप याद कर लीजिए, और यही नंबर मोल में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 मोल इसी को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको मैं समझाती हूँ, अब यहाँ से आप ध्यान रखिएगा क्या याद रखना है। देखिए, सो मेनी entities, atoms, molecules or any other particles constitute 1 mole of particular substance। देखिए 1 mole of hydrogen atom भी बोला आपने, तो उसमें कितना एटम, 1 मोल हाइड्रोजन में कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होगा। अगर कहें 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर हम कहें 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड में कितना यूनिट ऑफ NaCl होगा, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होगा। इसी तरह से हम कहें कि CH4 है, उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो वो भी इसके बराबर ही होगा। यानी कि दुनिया का कुछ भी नंबर की बात करें कि कोई भी 1 मोल हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ CH4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो वो सब नंबर किसके बराबर होगा, एवोगाद्रो नंबर के बराबर होगा, जो कि आपको बताया गया है। तो यही इसमें सबसे खास बात है जो आपको ध्यान रखना है। मोल में और कोई मेहनत नहीं है डियर, बस यही आपको समझ जाना है कि अगर किसी तरह का नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुछ भी कहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये सब पूछे, तो आप समझ लेना कि 1 मोल में इतना, तो 2 मोल में कितना, 3 मोल में कितना, वो आप बता सकते मल्टीप्लाई करके। तो यही था मोल का सबसे खास पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है। अब बारी है परसेंटेज कंपोजिशन की। तो देखिए परसेंटेज कंपोजिशन में क्या होता है कि आप परसेंटेज निकालते हैं, दिया हुआ रहता है आपको मॉलिक्यूल, उसमें मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उसका परसेंटेज निकाला जाता है। ठीक है, तो निकालने देखिए, मान लीजिए कि वाटर है, H2O है आपके पास, तो मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स टू, फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको पढ़ना है, याद रखना है, इससे आपको न्यूमेरिकल बनाने आता है क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर के अंदर। मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड बटे मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, जो अभी आपने निकाला था पीछे, इंटू 100। ठीक है, तो परसेंटेज है तो 100 तो आएगा ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मोलर मास ऑफ वाटर, चूंकि वाटर को एग्जाम्पल में लिया है, तो मोलर मास ऑफ वाटर कितना हो गया 18.02 ग्राम, पीछे आपने देखा है। मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, देखिए क्या था फॉर्मूला में, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड, उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का मास कितना, तो देखिए वाटर में H2O है ना, तो H2 एक हाइड्रोजन के लिए वेट होता है 1.008, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 से तभी 2 आएगा उसका। और मोलर मास ऑफ कंपाउंड डालते हैं, तो कंपाउंड वाटर है तो कंपाउंड के मास से डिवाइड कर दीजिए इंटू 100, तो आपका क्या हो गया 11.18। ठीक है, तो मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन
ये मैंने डिवाइड करके लिखा नहीं है, लिखा था बुक में आपके, वही लिख दिया है। आप लोग अगर चेक करना चाहें तो अपने खुद चेक कर लीजिएगा। मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन 16.0, क्योंकि मेरा ऑक्सीजन O है इसलिए यहाँ पे 16 हो जाएगा। और कंपाउंड का मोलर मास है 18.02, कर दिया इंटू 100 88.79। तो जो भी आता है उसको ऐड करके आपको 100% 100 आ जाना चाहिए, तब वो सही हो जाता है। जैसे ये आया है, इसको आप ऐड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 100 देगा। थोड़ा बहुत डिजिट का इधर उधर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उसको मान लिया जाता है। जैसे C2H5OH का आप निकाल के देखें तो देखिए C2H5OH के लिए क्या होगा, मोलर मास पहले निकालिए इसका, तो मोलर मास निकाल लिया। कैसे निकाला है वो आप समझ रहे हैं कि ये 2 कार्बन था तो 2 कार्बन से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन 6 है तो 6 से कर दिया, ऑक्सीजन 1 ही है तो 16 हो गया। इस तरह से ऐड कर लिया। आप सबको निकाल लीजिए, मास परसेंट ऑफ कार्बन, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। ये फॉर्मूला एकदम याद रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में आपको निकालने के लिए। तो मास परसेंट, ठीक है, इस तरीके से देखेंगे। इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है। इंपेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है, द मॉलिकुलर फार्मूला शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। रिलेशन दोनों का क्या होता है, मॉलिकुलर फार्मूला इक्वल्स टू इंपेरिकल फार्मूला इनटू एन। जैसे एग्जांपल आप बेहतरीन समझ जाएंगे, मान लीजिए C6H12O6 है, मॉलिकुलर फार्मूला में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स दिखाया जाता है। एग्जैक्ट जितना होता है किसी एक मॉलिक्यूल में, जितने एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उसको दिखाया जाए एग्जैक्टली तो उसे बोलते हैं मॉलिकुलर फार्मूला। और उसी को सिंपलेस्ट रेशियो फॉर्म में दिखा दिया जाए तो उसे बोलते हैं इंपेरिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल यहाँ पे C6H12O6 है, तो इसको 6 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये 6 डिवाइड हो जाएगा, ये 6 डिवाइड हो जाएगा, और ये 6 2 जा 12 हो जाएगा, तो क्या होगा CH2O। तो ये भी ग्लूकोज का ही फॉर्मूला है, लेकिन किस फॉर्म में है, इंपेरिकल फॉर्मूला है। तो जहाँ ये वाला स्मॉल n क्या है, यहाँ पे 6, क्योंकि जब 6 रहेगा तभी तो CH2O है, इसको मल्टीप्लाइड बाई 6 करेंगे तो C6H12O6 फिर से आ जाएगा। उसी तरह से H2O2 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो गया मॉलिकुलर फार्मूला, ये क्या हो गया, देखिए MF लिख रही हूँ मैं, MF तो मॉलिकुलर फार्मूला, और HO लिख दोगे तो इंपेरिकल फार्मूला। बात आगे समझ में, सिंपलेस्ट फॉर्म में इंपेरिकल, एग्जैक्ट फॉर्म में मॉलिकुलर फार्मूला। क्लियर। नाउ स्टाइकोमेट्री एंड स्टाइकोमेट्री कैलकुलेशन। तो देखिए स्टाइकोमेट्री जो डिराइव्ड हुआ है वो 2 ग्रीक वर्ड से हुआ है, जिसमें स्टाइकायोन एलिमेंट्स कहलाता है, मेट्रॉन मीजर कहलाता है, ठीक है। ये सब आपको काम देगा, MCQ में ध्यान रखिएगा। स्टाइकोमेट्री दस डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस, समटाइम्स वॉल्यूम आल्सो, ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन है जो बैलेंस्ड फॉर्म में दिया है। पहली बात तो रिएक्शन कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड फॉर्म में होना चाहिए, तभी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात करेंगे हम। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है एक रिएक्शन आपको, वही है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट या कैलकुलेशन रिएक्शन जो आप कहें वो। स्टाइकोमेट्रिक का मतलब होता है एक बैलेंस्ड रिएक्शन के अंदर से क्या क्या इंफॉर्मेशन आप निकाल पाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन आपके सामने है जो बैलेंस्ड है। तो सबसे पहली बात आप जान गए कि अगर ये आपके लेफ्ट साइड में है वो रिएक्टेंट है, यानी CH4O2 रिएक्टेंट हो गया, और ये प्रोडक्ट है, राइट साइड में जो है वो प्रोडक्ट है, ठीक है। ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस फॉर्म। देखिए इसमें गैस 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 लिख के दिया है, यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, और आप इससे वो सारा इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं। क्या पहला क्या क्या आपने, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। दूसरा क्या क्या कि ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस फॉर्म हो गया। फिर हो गया द कोफिशिएंट ऑफ 2 फॉर O2 एंड H2O। देखिए O2 और H2O के आगे में 2 है, वो कोफिशिएंट ऑफ O2 हो गया और H2O हो गया, आर कॉल स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। उसी तरह से CH4 के आगे 1 है, CO2 के आगे 1 है। कुछ नहीं तो देखिए कुछ नहीं रहता है तो क्या होता है, 1 1 होता है ना, तो 1 है, तो वो भी क्या हुआ, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ CH4 एंड CO2। अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे आप, 1 बताएंगे। कुछ नहीं है तो 1 है, अगर यहाँ 2 2 था तो 2 हो गया, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 हो गया। क्लियर। अब देखिए 10 अकॉर्डिंग टू अबव केमिकल रिएक्शन, पहला नंबर पे क्या बताया आपने, 1 मोल ऑफ CH4 गैस रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ O2 टू गिव 1 मोल ऑफ, देखिए कुछ मेहनत नहीं है, एकदम इजी है। CH4 एक ही ना लिखा हुआ है, तो 1 मोल, ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। 1 मोल ऑफ CH4 गैस रिएक्ट्स विथ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि एक ऑक्सीजन के लिए O2, तो 2 है ना आगे लगा, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से बदल जाएगा 2 मोल में, गिव्स
1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ वाटर। यानी देखिए एक अगर किसी का एक फॉर्मूला है वो 1 मोल के बराबर है, उसके आगे जो भी लगा है तो उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई कर दें। जैसे O2 1 मोल हो गया, 1 मोल, इसके आगे 2 लगा है तो 2 मोल हो गया। ठीक है, मतलब फॉर्मूला जो होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे सारी बातें लिखी गई हैं, जो भी वहाँ इंफॉर्मेशन है। मान लीजिए यहाँ मोल में लिखा गया, नेक्स्ट नंबर पे आप मॉलिक्यूल में भी बोल सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 गैस रिएक्ट्स विथ 2 molecules of oxygen to give 1 molecule of CO2 gas and 2 molecule of H2O गैस। पढ़िए उसको देख के और आप बता सकते हैं सब कुछ। मोल में बता सकते हैं, मॉलिक्यूल में बता सकते हैं, ग्राम में बता सकते हैं कि 16 ग्राम, यहाँ क्या हो जाएगा 12 4 16 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ कितना आपको कितने से करेगा 32 × 2 यानी 64 ग्राम ऑक्सीजन से। तो इस तरीके से सारी बातों को हम लोग लिखेंगे। मतलब एक ही रिएक्शन आपको कितना इंफॉर्मेशन दे रहा है ये आपको देखना है कि कैसे आप उसको कन्वर्ट करेंगे, कैसे आप उसको यूज करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के समय। तो देखिए 1 मॉलिक्यूल का हो गया, उसी तरह से आप लीटर में भी बता सकते हैं। और उसी तरह से जो अभी मैंने ऊपर आपको बोला कि 16 ग्राम CH4 गैस रिएक्ट्स विथ 2 × 32 ग्राम ऑफ O2 टू गिव 44 ग्राम ऑफ CO2। बस इसको ऐड कर दे रहे हैं, मॉलिकुलर वेट को लिख दे रहे हैं। CO2 का 44 हो जाएगा एंड 18 × 2 ग्राम ऑफ H2O। मतलब हर तरीके से मोल में बता दिया, मॉलिक्यूल में बता दिया, लीटर में बता दिया और ग्राम में भी बता दिया। तो आपको ये बता, मास कन्वर्ट हो सकता है मोल्स में, मोल्स कन्वर्टेड इन मास हो सकता है, मास कन्वर्टेड, मोल्स कन्वर्टेड इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू मोल्स, जो कि आपको पीछे मैंने बताया। और ये तो मैंने पहले ही बता रखा है, चूंकि बुक में था मैंने लिख दिया यहाँ पे मास बाई वॉल्यूम इक्वल्स टू डेंसिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर 1। आई होप कि ये नोट्स आपके काम आए, आपके यूजफुल हो। अगर आपको यूजफुल लगे और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो आपने कर ही दिया होगा और सब्सक्राइब भी पक्का किया होगा चैनल को, इसी आशा के साथ कि आपने सब कुछ कर लिया है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।